सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूँ मुइज़्ज़ुर रहमान और मैं हूँ अरीबा फातिमा। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं गज़ा से मुताल्लिक़ आपको जायज़ा देने के लिए। और शुरू में एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। नाज़रीन, गज़ा में शदीद सर्दी की लहर है और उसके दौरान कम अज़ कम 6 फ़लस्तीनी बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके हैं। मेडिकल अथॉरिटीज़ के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में गिरते हुए दर्जा हरारत और हीटिंग की कमी की वजह से ये अमवात वाक़या हुई हैं। गज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने तस्दीक की है कि इनमें से 3 न्यू बॉर्न बच्चे शीर ख्वार थे जिनकी उम्र सिर्फ 1 से 2 दिन थी। बिल्कुल। और फ्रेंड्स ऑफ द पेशेंट चैरिटेबल हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सैयद साला ने बताया है कि 3 नौज़ायदा बच्चे अस्पताल में दाखिल होने के फ़ौरन बाद जाँ बहक हो गए, जबकि मंगल की सुबह 2 मज़ीद बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार हुए हैं। खान यूनिस में एक छठी मौत की रिपोर्ट भी सामने आ रही है। ये बच्चे किसी ख़ास बीमारी से मुतासिर नहीं थे, बल्कि इनकी मौत की वाहिद वजह यह है कि इनके ख़ानदानों के पास इनको सर्दी से बचाने के कोई भी ज़राए मौजूद नहीं थे। बिल्कुल नाज़रीन, अगर साल 2025 की बात की जाए तो उसमें भी इजरायली हुकूमत ने गज़ा में किसी भी किस्म की आर्जी घरों या शेल्टर्स को दाखिल होने से रोक रखा है। हालांकि जो सीज़ फायर का मुआहदा हुआ है उसके तहत उसने उनके दाखिले की इजाज़त देने पर इत्तफाक़ किया था। नाज़रीन, हज़ारों मोबाइल होम्स मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग पर फंसे हुए हैं जो मुहासरा शुदा फ़लस्तीनी इलाके में दाखिल होने के लिए इजरायली ऑथराइजेशन के मुंतज़र हैं। इसराइल का ये देखा जाए तो उनका ये गैर इंसानी रवैया गज़ा में इंसानी अलमिया को मज़ीद गहरा कर रहा है। बिल्कुल। और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ दिसंबर में गज़ा में कम अज़ कम 8 नौज़ायदा बच्चे हाइपोथर्मिया की वजह से जाँ बहक हो गए, जबकि 74 बच्चे मौसम सरमा के ज़ालिमाना हालात की वजह से इंतकाल कर गए हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि हमास ने नौज़ायदा बच्चों की मौत की मज़म्मत की है। उन्हें इसराइल की मुजरमाना पॉलिसियों का नतीजा करार देते हुए उन्होंने कहा है कि ये सालिसों या बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुदाखलत करने और गज़ा में पनाहगार और दीगर ज़रूरी इमदादी सामान के दाखिले को यकीनी बनाने की अपील करते हैं। बिल्कुल। और नाज़रीन, अगर असले की फराहमी की बात की जाए, जो असला इसराइल को फराहम करने की अमरीकी पॉलिसी की बात करें तो अफसोसनाक है कि डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के तहत अब भी इसराइल को अमरीकी मिलिट्री सपोर्ट पूरे शद्दोमत से जारी है, जिससे गज़ा में जारी इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो रहा है। साल 2024 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इसराइल परस्त पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं की, जिसका नतीजा गज़ा में मुसलसल इंसानी बहरान के सूरत में सामने आ रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेस्ट बैंक में हेल्थ केयर सेंटर्स पर हमलों के सिलसिले को भी बहुत ही ख़तरे की घंटी उन्होंने बजा दी है। उनका कहना था कि जो भी वेस्ट बैंक में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने मंगल के दिन गज़ा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों को बताते हुए कहा कि हम तशद्दुद के मौजूदा नुकात, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर हमलों और मगरबी किनारे में नुमायाँ तौर पर बढ़ते हुए इन सारे हादसात को हम देख रहे हैं। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दरमियान WHO ने मगरबी किनारे में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के एटलीस्ट 694 हमलों के दस्तावेज़ात जो है वो भी जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौजी ऑपरेशंस हालिया महीनों में ख़ास तौर पर शुमाल में तेज़ हो गए हैं। तोलक्रम रेफ्यूजी कैंप में इजरायली फोर्सेस ने 30 मुसलसल दिनों तक मुहासरा बरकरार रखा है, रहायशियों को ज़बरदस्ती बेघर किया है। तोलक्रम कैंप सर्विसेज के लिए पॉपुलर कमेटी के सरबराह फैसल सलामा ने मंगल को बताया कि इजरायली फोर्सेस ने कम अज़ कम 40 रिहायशी इमारतें बशमूल 100 अपार्टमेंट्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं और कम से कम 10 घरों को आग लगा दी है। जनीन में जहां इसराइल महीने भर से हमला कर रहा है, 20,000 से ज़्यादा अफराद ज़बरदस्ती बेघर हो चुके हैं। जनीन म्यूनिसिपैलिटी ने इस हफ्ते की रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने शहरियों को रेफ्यूजी कैंप में कम से कम 120 घरों को मुकम्मल तौर पर उनके तबाह कर दिया है। ये नेतन्याहू की हुकूमत के सपोर्ट से हुआ है और ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से जारी करदा जो खामोशी है वो बहुत ही संगीन तशवीश का बायस है, क्योंकि इसके नतीजे में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और जुल्म जारी है। ईरान पर अपनी पुरानी सख्त पॉलिसी को दोबारा लागू कर दिया है जो उनके पहले दौर में भी जारी थी।
बिल्कुल, और इराक़ची ने मंगल को तेहरान में अपने रूसी हमसनफ़ सरगे लैवरोव के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ईरान की पोजीशन न्यूक्लियर टॉक्स के बारे में वाज़े है और हम प्रेशर और सैंक्शंस के तहत नेगोशिएट नहीं करना चाहते। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन का कोई इम्कान नहीं है जब तक कि इस तरह के मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अप्लाई की जाएगी या उसको फॉलो किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने भी इस माह के शुरू में कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत स्मार्ट, वाइज और ऑनरेबल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि वाशिंगटन के साथ डायरेक्ट टॉक्स पर पहले ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान लगाई गई पाबंदियों को दोबारा लागू करने से गुरेज किया जाए। नाज़रीन, यहाँ पे याद रहे कि 2018 में अपने पहले दौर में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को ईरान के 2015 के लैंडमार्क न्यूक्लियर डील से निकाल लिया था, जिसमें 6 आलमी ताकतों के साथ ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाबंदियाँ लगाई गई थी, जिसके बदले में सैंक्शन से रिलीफ दिया गया था। उसके बाद से ईरान ने डील की कुछ कंडीशंस के ख़िलाफ़ वर्जी की है और साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया के तहत मुआहदे को रिवाइव करने की कोशिशें नाकाम रही थी। बदकिस्मती से सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा इंतखाबात और उनके मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के रिटर्न ने ईरान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर दिया है। बिल्कुल, और पीर को ईरान के अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जर्मनी और बरतानिया के साथ साथ एक नया राउंड ऑफ टॉक्स जो है शुरू हो गया है, जिसके बाद गुज़िश्ता साल के आखिर में इन 3 ममालिक के साथ इंगेजमेंट को दोबारा शुरू किया गया है। इराक़ची ने कहा है कि उन्होंने लैवरोव को लेटेस्ट डिस्कशंस के बारे में ब्रीफ कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि न्यूक्लियर इशू पर हम रशिया और चाइना में अपने दोस्तों के साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। ये वाज़े है कि ट्रंप की सख्त पॉलिसीज़ ने ईरान को रशिया और चाइना के साथ मज़ीद करीबी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर कर दिया है, जो अमरीका के मफादात के बिल्कुल बरक्स है। नाज़रीन, रशिया के वज़ीर ख़ारजा सरगे लावरोव ने कहा है कि वो यकीन रखते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ इशूज़ को हल करने के लिए डिप्लोमेटिक इक़दामात अब भी टेबल पर हैं। यूक्रेन पर जंग की वजह से रशिया का भी सैंक्शन सामना कर रहा है और मॉस्को और तेहरान ने हालिया बरसों में अपने ताल्लुकात में इजाफा किया है। दोनों ममालिक ने शाम में इन्वेस्ट किया था और दिसंबर में तवील अरसे से इत्तेहादी सदर बशार अल असद के हटाए जाने से दोनों को सेटबैक का सामना करना पड़ा है। बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान मुखालिफ पॉलिसीज़ और इसराइल की बिला शर्त हिमायत रीजनल इंस्टेबिलिटी में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। बिल्कुल, और इराक़ची ने कहा है कि शाम पर ईरान और रशिया की पोजीशंस बहुत करीब हैं। ये जो सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसके हवाले से ये सब तमाम ममालिक एक ही पेज पर हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान शाम में अमन, स्टेबिलिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की मर्ज़ी की बुनियाद पर शाम की तरक्की करना चाहता है। मुस्तक़बिल करीब में किसी भी मुस्बत डेवलपमेंट की उम्मीद कम ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ और रशिया के ख़िलाफ़ उसका सख्त रवैया ईरान के साथ किसी भी साजगार बातचीत की राह में रुकावट है। नाज़रीन, सरगे लावरोव ईरान का दौरा यूक्रेन में जंग के आगाज़ के बाद से अमरीकी और रूसी एहलकारों के दरमियान पहली बार बराह रास्त मुज़ाकरात के सिर्फ चंद दिन के बाद आया है। रशियन वज़ीर ख़ारजा ने यूक्रेन में जंग पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के बैलेंस्ड पोजीशन की तारीफ़ की, जब वाशिंगटन ने पीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर रूस के साथ वोट दिया कि रूसी इन्वेजन की मजम्मत से बचा जा सके। ये इशारा करता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंटरनेशनल सियासत में तब्दीली हो रही है, लेकिन ईरान के मामले में उनकी जो पॉलिसी है वो अब भी सख्त है, ख़ासतौर पर इसराइल के साथ हालिया जो क्लोज़ अलायंस है उस पर गौर करते हुए। बिल्कुल, और ये भी बात याद रखनी चाहिए कि ईरान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कैंपेन के दौरान ये कहा था कि वो तो चाहते हैं कि ईरान पे डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराया जाए। इधर गज़ा में इसराइल की जारी करदा कार्रवाइयों की हिमायत में ट्रंप का जो भी रवैया है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की संगीन खिलाफ वर्जी करता है। ट्रंप के दोबारा इंतखाब के बाद से इसराइल की गज़ा पर बमबारी और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बिल्कुल अपनी उसी तसलसल से जारी है और इसमें कोई कमी का हमने सामना नहीं देखा। इसके बरअक्स हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप की इंतज़ामिया ने इसराइल के लिए मिलिट्री सपोर्ट बढ़ा दी है, जिससे वहाँ की जो भी उनकी जो पॉलिसीज़ हैं और उससे जो फ़लस्तीनी अवाम को तकलीफ़ होती है वो जारी रहेगा। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर का इतलाक़ है और दूसरी तरफ इजरायली जंगी जराइम पर खामोशी। ट्रंप की डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी को ये चीज़ जाहिर करती है। बिल्कुल नाज़रीन, और इसी वाले से तेहरान में जो अल जज़ीरा के नुमाइंदे हैं उन्होंने तौहीद असदी उन्होंने बताया कि दोनों वज़राए ख़ारजा रीजनल और दो तरफ़ा मसाइल पर एक कोऑर्डिनेटेड मुश्तरका और एक पोजीशन की तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ मुआशी और सियासी ताल्लुकात को भी मजबूत करने की ज़रूरत पर तवज्जो दी गई है, ताकि जो नाज़रीन जो सैंक्शंस हैं उससे निमटने के लिए कुछ इक़दामात
लिए जा सके मुश्तरका तौर पर। और माहिरीन का कहना था कि ईरान और रूस का एक करीबी ताउन डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी के नतीजे में मज़ीद मजबूत हुआ है, जो अमरीकी सदर है उनकी मशरिकी वस्ती की पॉलिसी में इसराइल की सपोर्ट को अवलीन तरजीह देने की वजह से है। यहाँ नाज़रीन आपको ये बात बताना भी बहुत ज़रूरी है कि जिसके साथ साथ ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अप्लाई की जा रही है और न्यूक्लियर टॉक्स को बहुत ज़्यादा हद तक जो है ऑब्सोलीट किया जा रहा है कि ख़त्म हो जाए, ये बात ही ख़त्म हो जाए और ईरान के साथ सैंक्शंस कंटिन्यू हो। दूसरी तरफ ये भी एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस के एक वोट पर नो या वीटो का वोट किया है, जो रशिया के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और नाज़रीन अगर देखा जाए तो पिछले गुज़िश्ता 3 सालों में दुनिया में बहुत ज़्यादा जो गैर मुस्तहकम रहे हैं मामला, वो इस यूक्रेन और रूस की जो बेसिक जंग है उसी की वजह से रहा है। तो इट इज़ गुड। और वो भी देखा जाए तो सदर जो बाइडन की अगर आप पॉलिसीज़ का अगर आप एक खुलासा करें तो उन्होंने ज़ेलेंस्की और जो जिस तरह EU एक उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं थी। जो एक तरह से यही बात समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो PR टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस वक्त हमारी दुनिया में जिस तरह से फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलती है, परसेप्शंस क्रिएट किए जाते हैं, प्रोपेगेंडा का सहारा लिया जाता है, हर वो उस किस्म की अथॉरिटेरियन फोर्स से जिसको मैंडेट नहीं मिलना चाहिए और वो पावर में आ जाती है। हम डोनाल्ड ट्रंप का भी यही रवैया देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो भी तमाम वादे किए थे जिसकी वजह से उनको वोट दिए गए कि वो अमन लेकर आएंगे, गज़ा में स्टेबिलिटी आएगी, यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पावर में आने में, प्रेसिडेंट बनने के पहले हफ्ते में हमने देखा कि कुछ सुपरफिशियल बैंड-एड लाइक जो है एक्शंस लिए गए, लेकिन अब ये सारे उनसे वो बैकआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो रशिया को खुली छूट दे रहे हैं कि जो चाहे तुम्हें करना है यूक्रेन के ख़िलाफ़ करो, दूसरी तरफ वो नेतन्याहू को भी खुली छूट दे रहे हैं। तो असल में हो क्या रहा है और इसमें क्या अवाम का रद्द-ए-अमल रहेगा, ये तो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल रशिया और यूक्रेन वाला मामला अगर हल हो जाता है या इट कम्स टू रेस्ट तो ये दुनिया के इस्तेहकाम के लिए आई थिंक अच्छा होगा। लेट्स सी के इस पर आगे क्या रहता है, क्योंकि ऑल आउट सपोर्ट भी कोई समझदार बात नहीं थी सदर जो बाइडन की तरफ से। एंड आई थिंक जो मार्को रूबियो जो अभी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है उनका बड़ा मजबूत इसके हवाले से मौक़िफ़ रही। इवन सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस वाली जंग के हवाले से जब उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा था इट टेक्स 2 फॉर अ टैंगो, सिर्फ रशिया ही की फॉल्ट नहीं है। तो नाज़रीन इन तमाम हवालों से हम आपको आगे मज़ीद भी अपडेट्स देंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुए फैसलों से सिर्फ नुकसान ही हुआ है अभी तक, और ख़ास तौर पर इजराइल और हमास के जो सीज़ फायर एग्रीमेंट्स हैं उनके होने के बावजूद फ़लस्तीन के लोगों को, गज़ा के रिहाइशों को किस किस किस्म की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप गज़ा के नाम से एक रिजॉर्ट और एक नए माशरे की तश्कील को एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। इसमें आपको बहुत ही अजीब व गरीब तस्वीर और वीडियोज़ नज़र आई होंगी कि जिसमें ये वो AI जनरेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम का यकीन है कि वो गज़ा के इलाके के साथ करना चाहते हैं। कंसिडरिंग द फैक्ट कि जब हम और आप गज़ा से आने वाली वीडियोस को देखते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है, हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो लोग हैं जो उन वीडियोस को देखकर इस किस्म की दुनिया का तस्वुर करते हैं कि किस तरह वो तमाम मलबे के नीचे से एक ऐसा शहर और एक ऐसा रिजॉर्ट निकालेंगे जहाँ शायद फ़लस्तीनियों को खुद ही आने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अब बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता था नवंबर में, तो उस वक्त क्रिप्टो तकरीबन 87,000 डॉलर पर ट्रेड कर रहा था और यही तवक्कुआत थी पूरी दुनिया की कि ये $1,00,000 तक पलक झपकते में चला जाएगा। और इनिशियली तेज़ी तो देखी गई, लेकिन जब उन्होंने 20 जनवरी को हल्फ उठाया तो उसके बाद से क्रिप्टो मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही है वो तवक्कुआत के ऐन मुताबिक नहीं रही। और अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता शब तो अगर देखा जाए तो क्रिप्टो मार्केट में जो एक क्रैश आया, एक ऐसा शदीद मंदी का रुझान था जिसने दुनिया को हिला दिया। और उसकी मेन वजह यही बता रही जा रही है कि बाइबिट नाज़रीन उसमें एक हैक हुआ है और उसमें तकरीबन $1.5 अरब की चोरी हुई है, जो बताया जा रहा है कि क्रिप्टो मार्केट की अभी तक होने वाली सबसे बड़ी चोरी है। और उसने बेसिकली सारे क्रिप्टो मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इत्मीनान और कॉन्फिडेंस उनको बिल्कुल झंझोड़
झकझोर के रख दिया है। अब ज़रा आपको कुछ नंबर्स बताएं कि क्या हुआ है कल मार्केट में। पहले बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन के प्राइस ड्रॉप्स के बारे में बताते हैं कि नाज़रीन, बिटकॉइन जो है जो $1,00,000 तक जिसकी तवक्को की जा रही थी वो 90,000 से भी नीचे चला गया और इस वक्त वो अब 18 नवंबर के बाद से सबसे कम तरीन सतह पर है, जो कि एक रात में तकरीबन 7.25% तक गिरा और इस वक्त क्रिप्टो जो बिटकॉइन है वो तकरीबन $87,169 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम आपको ईथर की बात करें तो वो तकरीबन 8.46% तक नीचे गिरा और उसकी इस वक्त नाज़रीन वैल्यू, मौजूदा वैल्यू $2,414 है और ये जो कि अक्टूबर के बाद से सबसे कम तरीन सतह पर है। अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करें जिसमें डोज कॉइन है, सोलाना है और कार्डानो, नाज़रीन ये 20% तक इनमें मंदी आई है। और अब नाज़रीन बताते चलें कि जैसे किसी भी कोई मंदी होती है तो उसके एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है और ऑब्वियसली जो उसका एक मैक्रो इकोनॉमिक जो मामलात होते हैं, यानी जो एक पूरी मईशत के मामलात होते हैं, उसका भी इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है। और ऑब्वियसली जब से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया है, मैक्रो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं। जो इकोनॉमिक कंसर्न्स आ रहे हैं नाज़रीन सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर, जहाँ उन्होंने मेक्सिको और कैनेडा पर तकरीबन 25% टैरिफ्स का ऐलान, उनका तकरीबन इरादा है मार्च से, वैसे तो अभी उन्होंने पिछले महीने ऐलान किया था लेकिन फिर एक महीने तक उनको डिफ़र कर दिया था, तो अभी तक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक इस्तेहकाम नहीं है, गैर मुस्तहकम है अमरीकी मार्केट। और उसकी वजह से नाज़रीन बेसिकली जो अमरीका की जो ट्रेजरी बेसिकली रेट्स हैं वो इस वक्त 2 माह के कम तरीन सतह पर हैं और बिल्कुल उसको एक हे वायर इस वक्त अमेरिकन मार्केट का हाल है। और ऑब्वियसली अगर हम इसके बारे में बात करें तो नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि जब बाइबिट का जो इनिशियल हैकिंग आई थी तो इनिशियली तो क्रिप्टो मार्केट ने थोड़ा सा उसको होल्ड बैक किया, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं कर सकी और फिर धड़ाम से नीचे गिर गई। क्रिप्टो का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ही यही रहा है कि वो बहुत वॉलेटाइल होता है, उस पर आप डिपेंड नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली जब कोई भी इस तरह की करेंसी बहुत वॉलेटाइल हो जाती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को माली नुकसान का सामना करना बिल्कुल और हुआ है। एंड इसमें एक जो है कॉन्ट्रीब्यूशन इस बात की है कि जब सदर डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्होंने कहा था कि हम क्रिप्टो रेगुलेशंस को रिलैक्स कर देंगे और हम दुनिया वाशिंगटन डीसी को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। अमेरिका के क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा मसला ही यही था कि दे weren't able to understand कि कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई करना चाहिए, और वो कॉन्क्रीट एक्शंस नहीं है, उसकी वजह से अब मायूसी फैल गई है। और उन्होंने बेसिकली स्ट्रेटेजिक फंड इन्वेस्टर्स जो है एक्सपेक्ट करे थे, नहीं मिल सका और रेगुलेशंस भी अभी तक लूजन नहीं हुई हैं। और अगर हम ETF आउटफ्लोज की बात करें, यानी जो नाज़रीन बिटकॉइन बैक्ड जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आते हैं नाज़रीन, उसके तकरीबन एक महीने के जो नेट यानी आउटफ्लो हैं वो तकरीबन $644 मिलियन के उसके आउटफ्लोज हुए हैं, जो कि तकरीबन जनवरी 2024 के बाद से सबसे ज़्यादा एक महीने में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर्स ने बाहर निकाली है। तो क्रिप्टो मार्केट इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मंदी का रुझान है। इस हवाले से हम आपको आगे भी बताते रहेंगे जैसे जैसे इसके हवाले से कोई और अपडेट्स आती हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप गज़ा ट्रंप के नाम से AI जनरेटेड वायरल वीडियो फैला रहे हैं, वो एक अपना ड्रीम शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ कि जो उन्होंने तस्वुर किया है फ़लस्तीन के लोगों के साथ होना चाहिए, उनकी डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो एक मुज़ैगा खेज़ ऐड को शेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिप्टो मार्केट जो है वो टोटली डिक्लाइन में जा रही हैं। हमें यही नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंसी को खुशाइन समझने वाले शायद बहुत ही कम लोग थे, शायद वो सारे रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा ही थे। और उसके अलावा पूरी दुनिया ने एक बहुत ही बुरा सिग्नल दिया है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी को और उन्होंने इस प्रेसिडेंसी में अभी तक जो भी फैसले लिए हैं उसको। तो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन फैसलों में क्या होता है, उनके क्या नताइज सामने आते हैं खुल के, लेकिन अभी तक तो सो फार सो बैड। मतलब तकरीबन नाज़ी इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, बादल गहरे बादल गैर मुस्तहकम के छाए हुए हैं। अब लेट्स सी आगे क्या होता है, हम इसके हवाले से आपको आगे भी मज़ीद बताएंगे, लेकिन यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अपने अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।